Rahim. Beta, hope you all are doing great. So in today's video we are going to solve the MCQs of alternating current from the MD-CAT syllabus. As you know that कि हम हर चैप्टर के important MCQs को solve करते हैं and there is also a playlist available in my channel जहाँ हमने 10 years के past papers physics portion के MD-CAT के solve करके रखे हैं. You can also check them. Okay. तो start करते हैं from the very first question. Alternating current differs from direct current. Okay, because what's the reason कि AC करंट में और DC करंट में क्या डिफरेंस है? बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, रिवर्स करता है पीरियोडिकली. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. दिस इज अ ग्राफ ऑफ AC, वेयर एज DC का ग्राफ जो होता है इट लुक्स लाइक दिस. ओके, let us move towards the question number 2. The frequency of alternating current used in Pakistan is 50 Hz. यूजुअली पाकिस्तान में और जो दूसरे ममालिक में जो AC करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी होती है और उसका जो टाइम पीरियड होता है समटाइम्स वो भी पूछ लिया जाता है, वो 0.02 सेकंड होता है एंड दिस टाइम पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय 1/f. अच्छा, समटाइम्स आपसे पूछा जाएगा कि भाई DC करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो तो फ्लक्चुएट करता ही नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी. रिमेंबर दिस. इफ अ टाइम पीरियड ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 0.02, सो इट्स फ्रीक्वेंसी इज, अभी बताया 50 हर्ट्ज होगी. कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, 1 डिवाइडेड बाय 0.02. अच्छा, 0.02 को आप लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 100. अच्छा, 1 2 1s are 2, 2 50s are 100, सो 1 डिवाइडेड बाय 1/50. और ये डिवीजन जब मल्टीप्लाई करेगा तो इट विल बी 50/1. 50/1 वुड बी 50, सो फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. Hoping that you understand. Let us move towards question number 4. The value of an alternating voltage at time t. ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहलाता है कि वोल्टेज एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो वो होता है V नॉट साइन ओमेगा टी. अब इसका मतलब क्या है कि आपका ये ग्राफ है ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम, तो यू नो दैट कि एट एवरी पॉइंट इन टाइम आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है. अब यू नीड टू फाइंड वोल्टेज एट दिस टाइम. तो इस टाइम पीरियड पे टाइम पीरियड की वैल्यू, टाइम की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यू विल गेट द वोल्टेज और उसको हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहते हैं. ओके, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल. ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट की पूरे वन कंप्लीट साइकिल में कितनी वैल्यू होगी? 0 होगी. अब लॉजिक क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. देखें बेटा, ये जो साइकिल होता है इट लुक्स लाइक दिस. अब एवरेज का मतलब क्या होता है कि सारी वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स हो. अब देखें, ऊपर वाली वैल्यू प्लस है, नीचे वाली वैल्यू माइनस है, तो प्लस और माइनस सबको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0. ठीक है, सो दिस इज द लॉजिकल रीजन फॉर इट. द टाइम इंटरवल बिटवीन टू जीरो क्रॉसिंग इन वन फुल साइकिल AC. अब जीरो क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि जब अगर करंट का ग्राफ हो तो करंट कितना कब कब जीरो होगा और वोल्टेज का हो तो वोल्टेज. अब लेट सपोज दिस इज करंट वर्सेस टाइम, तो आपका जीरो कब हो रहा है? दिस, दिस एंड दिस. अच्छा, ये जीरो टाइम है, दिस इज T/2 एंड दिस इज पूरा T. तो दो जीरो क्रॉसिंग में टाइम पीरियड कितना आ रहा है? T/2. ओके, तो T/2 या तो इस तरह से कर लें कि इसमें और इसमें कितना टाइम पीरियड का डिफरेंस है T/2 का, और इसमें कितना है T/2 का. ओके, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक. द करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट इज गिवन बाय, तो AC सर्किट में करंट ये होगा. अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर फाई तो आता है, करंट के फॉर्मूले में फाई आता है, लेकिन रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा है. रेजिस्टिव सर्किट में जो फेस होता है वो जीरो होता है जब भी मैंने B नहीं लिया, ऑप्शन A सिलेक्ट किया. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक. आगे चलते हैं. वैसे इन जनरल फार्मूला तो B ही होगा, ये वाला होगा, बट यहाँ पे जनरल की तो बात ही नहीं कर रहा ना, स्पेसिफिक आपको दिया हुआ है कि भाई रेजिस्टिव सर्किट है. ओके, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू प्योर रेजिस्टर, तो प्योर रेजिस्टर में मैंने अभी आपको बताया है कि फेज डिफरेंस जीरो होता है, तो मतलब करंट और वोल्टेज किस में होते हैं? फेज में होते हैं. ओके, इन AC वेव फॉर्म द मैक्सिमम वैल्यू अटेंड बाय वोल्टेज, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको पीक वैल्यू कहते हैं.
आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। पीक वोल्टेज, दिस वोल्टेज। आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। अच्छा, अब आर एम एस क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर होता है, इसको हम स्टडी करेंगे। बेसिकली ये भी काइंड ऑफ एन एवरेज होता है, क्योंकि एवरेज करंट तो ज़ीरो होता है, ऊपर हम निकाल के आ चुके हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मेथड डिफाइन किया और उसमें कहा कि यार इस तरह से हम अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज निकालेंगे और उसको रूट मीन स्क्वायर कहेंगे। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी वोल्टेज इज गिवन बाय, अच्छा, ए सी वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर की जो सिंपल वैल्यू है, ये फॉर्मूला है, इट इज V naught divided by square root of 2, and this is given as B. तो B is the option और ये बराबर होता है 0.707 ऑफ द पीक वोल्टेज और ये एवरेज ऑफ AC होता है। तो रिमेंबर दैट द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ एन AC वोल्टेज इज, अब वैसे तो आंसर है 2V नॉट, लेकिन ये कैसे है इसको समझते हैं। तो दिस इज दिस वैल्यू, this is one peak which is positive, this is second peak which is negative. Now see that peak to peak मतलब difference मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो V नॉट प्लस V नॉट इज 2V नॉट, ठीक है। तो होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आगे चलते हैं। अगर RMS इतना है तो पीक कितना होगा? अभी हमने पढ़ा कि RMS इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो इन दिस सिनेरियो आपसे V नॉट फाइंड आउट किया जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ जाएगा, तो 220 विच इज RMS मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू V नॉट। स्क्वायर रूट ऑफ 2 एवरीबडी नोज इट इज इक्वल टू 1.414। अब एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जब 220 1.414 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर हो सकता है? 110 तो नहीं हो सकता, 220 भी नहीं हो सकता, 440 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 222 से मल्टीप्लाई करेगा तो 440 आएगा। तो आंसर वुड बी दिस। तो इस तरह से विदाउट कैलकुलेटर यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। द पावर फैक्टर फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज, अब पावर फैक्टर जो है विच इज बेसिकली कॉस फाई। अब फाई जो है वो जीरो है इन रेजिस्टिव सर्किट, तो कॉस फाई मतलब कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। तो पावर फैक्टर मेरा बच्चा क्या हो जाएगा? The power factor must be 1 in resistive circuit. Hoping that you understand. In a purely capacitive AC circuit, the current leads the voltage by 90 degree. तो ये याद रखिएगा। अब ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि कैपेसिटर में जो करंट है I, ये लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। इसको ऑपोजिट टर्म्स में लिख सकते हैं कि वोल्टेज लैग्स बाय करंट बाय 90 डिग्री, कि वोल्टेज करंट से पीछे है 90 डिग्री से और करंट वोल्टेज से आगे है 90 डिग्री से। इसी तरह इंडक्टर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि वोल्टेज लीड्स बाय करंट, ठीक है, बाय 90 डिग्री। और इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हैं कि करंट लैग्स बाय वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो प्लीज इसे याद रखिएगा, इसके समटाइम्स एमसीक्यूज आ जाते हैं। आगे चलते हैं। द फेस एंगल इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अभी हमने पढ़ा कि इंडक्टिव सर्किट जो है वो क्या होता है, वोल्टेज द फेस एंगल कितना होगा? 90 डिग्री लैग, ओके, 90 डिग्री लैग होगा। प्लीज रिमेंबर दिस। आई वर्सेस वी में, इंडक्टर में आई जो है लैग कर रहा है वी में, कितने में? 90 डिग्री। अच्छा, अब आप कहेंगे सर 90 डिग्री लीड भी तो हो सकता है, क्योंकि जब भी हम इसका वॉट एवर यू कॉल इट ग्राफ, तो आई वर्सेस वी ग्राफ होता है, तो करंट इज लैगिंग, सो दैट्स द रीजन आंसर मस्ट बी बी। आगे चलते हैं। इन एन एसी सर्किट विद ओनली कैपेसिटर, एक सर्किट है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल इज जीरो। तो एवरेज पावर मेरा बच्चा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब जीरो क्यों हो रहा है? अब लॉजिक समझते हैं कि एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है विच इज आई आर एम एस, क्योंकि मैंने बताया था आर एम एस इज द एवरेज करंट इन ए सी, वी आर एम एस एंड कॉस फाई। हमें पता है कि फाई जो है फेस एंगल इज 90 डिग्री, तो कॉस 90, अच्छा, अब कॉस 90 बराबर होता है जीरो के। अब जीरो आई और वी से मल्टीप्लाई करेगा तो सब जीरो कर देगा, तो एवरेज कितना हो गया?
जीरो होगी। सो दिस इज द रीजन इट इज जीरो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन, अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती क्या है भाई, इसको सिंपल अल्फाजों में समझें कि इट इज रेजिस्टेंस इन कैपेसिटर, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी। एफ इज फ्रीक्वेंसी, सी इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, कैपेसिटेंस पे कर रही है और फ्रीक्वेंसी पे कर रही है, तो सी मस्ट बी द राइट आंसर। ओके, द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अभी हमने पढ़ा कि यार ये तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, ओहम होगा। ओके, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट इंडक्टिव रिएक्टेंस, अभी ये नई चीज आ गई, तो ये रेजिस्टेंस है इन इंडक्टर, ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये बी इसका फॉर्मूला होगा, और इसकी डेफिनेशन भी समझ लें, इंडक्टिव रिएक्टेंस अपोजिशन टू इंडक्टर ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अपोजिशन टू करंट फ्लो को रेजिस्टेंस ही कहते हैं, ठीक है। इन एन एसी सर्किट मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन, मैक्सिमम पावर किस में डिसिपेट होता है, ज़ाया होता है, विच इज रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टर में ज़ाया होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर जो है स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी, फर्स्ट हाफ में स्टोर करेंगे, सेकंड हाफ में रिलीज करेंगे, तो नेट पावर डिसिपेशन उनका ओवर अ साइकिल जीरो होगा। लेकिन रेजिस्टर में ऐसा नहीं होता, जितना वो करंट बने, सॉरी, पावर जनरेट होगा, वो सारा का सारा डिसिपेट हो जाएगा। वाई डज अ कैपेसिटर ब्लॉक डीसी बट नॉट एसी, कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को ब्लॉक करता है और एसी को नहीं करता, तो क्यों करता है, तो एसी जो है उसकी जो डायरेक्शन है रिवर्स होती है, और वो चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। अब उसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी बिकॉज इट बिकम्स फुली चार्ज, डीसी फुली चार्ज होता है, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। whereas it allows AC because the charging voltage continuously charge and discharge the capacitor allowing current to flow। अच्छा, इसका एक और लॉजिक समझते हैं, वो भी बड़ा मज़ेदार है। अगर आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखेंगे ना, तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब डीसी की फ्रीक्वेंसी मैंने बताई है ज़ीरो, अब ज़ीरो डिवीजन में आ जाए तो आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो मतलब डीसी के अंदर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, दैट इज द रीजन डीसी को कैपेसिटर ब्लॉक करता है, दिस इज द लॉजिकल रीजन। व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटर एट फ्रीक्वेंसी जीरो, भाई अभी पढ़ा है, एक्स सी जीरो हो जाएगी, लॉजिक क्या है, 1/2 पाई एफ सी, और फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। अच्छा, ये कौन सा सर्किट है, डीसी सर्किट है, क्यों भाई डीसी है, फ्रीक्वेंसी जीरो, तो एफ की जगह जीरो, ठीक है, सी, तो 1/0, 1/0 इज इंफिनिटी, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट, और इट इज सेइंग कैपेसिटेंस इतनी है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, बताइए कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी होगी, तो C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफराड। अच्छा देखें, 100 को 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो 2 - 6 वुड बी -4, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। देखें, 2 पाई ऑफ द फॉर्मूला, एफ की वैल्यू इन द क्वेश्चन 50 दी गई है, और जो कैपेसिटेंस है दैट इज दिस 10⁻⁻4, 2 × 50 हो जाएगा 100, 1/पाई 100 एंड 10⁻⁻4। 100 को मेरा बेटा कैसे लिख सकते हैं, 10⁻2 लिख सकते हैं, तो पाई 10⁻2, और यहाँ 10⁻⁻4, अगेन बेस सेम एंड पावर ऐड हो जाएंगे, तो व्हाट विल हैपन, 2 - 4 इज -2, तो पाई 10⁻⁻2। नाउ सी दैट 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई। अच्छा, 10⁻+2 का मतलब सिंपल होता है 100 डिवाइडेड बाय पाई, और पाई का मतलब होता है 3.14। अब देखें, 100 डिवाइडेड बाय 3 जो है दैट इज 33.33, अब ये तो 3.14 है, तो मतलब 33 से छोटा नंबर, दैट इज 31.8, so this must be the answer। That's how you can solve without calculator। Which quantity defines the phase of an AC waveform, तो phase phi होता है, ठीक है, phase is phi। Hoping that you understand the logic। The term instantaneous value refers to the value of current or voltage at the end of one cycle, no, at any particular moment, yes, जो हमने discuss भी किया था in the previous question। The graph of alternating voltage against time क्या होता है बेटा,
तो वी नो दैट इट इज वेव फॉर्म। वेव फंक्शन नहीं होता, फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं होता। इफ एन अल्टरनेटिंग करंट हैज़ अ पीक वैल्यू ऑफ दिस, इट्स RMS वैल्यू इज। तो हमें पता है कि RMS वैल्यू ऑफ करंट is peak value of the current divided by square root of 2, so which must be C. The average power consumed in a pure resistive AC circuit is given by B। ठीक है, क्योंकि बेसिकली दो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है विच इज VRMS IRMS cos phi। cos phi is the power factor और power factor resistive circuit में 1 होता है, so that is the reason B must be the answer। Which of the following statement is true about RMS value? कौन सी जो वैल्यू है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? It gives the same power dissipation as the DC source। इसका लॉजिकल रीज़न क्या है? जैसे मैंने आपको कहा था कि जो RMS वैल्यू है ये टेक्निकली AC करंट में DC करंट की वैल्यू होती है। मतलब RMS वैल्यू ऑफ AC इज इक्विवेलेंट टू DC करंट या DC वोल्टेज। ओके, मैंने लॉजिक भी लिखा है, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन AC करंट और वोल्टेज इज इक्विवेलेंट वैल्यू DC वैल्यू दैट प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट, जिसको पावर डिसिपेशन कहते हैं। ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय, अभी पढ़कर आए हैं, 1 divided by 2 pi FC। F is the frequency, C is the capacitance। In a pure resistive resistor, the angle between voltage and current vector is 0 degree। ठीक है, ओके। इफ करंट लीड्स वोल्टेज, अगर करंट जो है वो वोल्टेज को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो कौन सा एलिमेंट होगा? वी नो दैट इट मस्ट बी द कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटर होगा। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आगे चलते हैं, कह रहा है 100 वोल्टेज जो RMS वैल्यू है, AC सोर्स सप्लाई टू 100 ओहम रेजिस्टर, द पावर कंज्यूम इज। तो पावर एवरेज कंज्यूम जो होता है विच इज VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, द R विच इज द रेजिस्टर, 100 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, 100 का स्क्वायर है ना, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, सिंपल आंसर इज 100। तो बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, विच क्वांटिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इन AC। तो दोनों चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि अगर आप वेव फॉर्म की बात करेंगे ऑफ AC, तो वो आपको बता रहा है कि हर लम्हे, हर यूनिट टाइम के बाद या हर लम्हे आपकी वैल्यू चेंज हो रही है एंड डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ओके, इन अ कैपेसिटर करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन वोल्टेज इज 0, क्योंकि दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। तो जब हम वेव फॉर्म की बात करें तो लेट सपोज अगर यहाँ पर करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि दिस इज 90 डिग्री, इसमें और इसमें 90 डिग्री का डिफरेंस है। सो होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। इफ 200 वोल्टेज RMS और 50 हर्ट्ज आपका सोर्स है इज अप्लाइड अक्रॉस अ 10 माइक्रोफराड कैपेसिटर, तो IRMS कितना होगा? अच्छा, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। एंड प्रॉब्लम जब भी हमें पता है, सॉल्व करते हैं तो हम फॉर्मूला बनाते हैं, सॉरी डेटा बना के सॉल्व करते हैं। तो VRMS आपको दिया गया है विच इज़ व्हाट, 220। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है विच इज़ व्हाट, 50 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद आपको IRMS पता करना है और C भी दिया गया है विच इज़, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ 10 पावर 1 और 10 पावर -6, इट इज़ 10 पावर -5, तो डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट कर ली। हाउ इट कैन बी सॉल्व, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई FC। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई ऑफ द फॉर्मूला, F इज़ 50 एंड C इज़ 10 पावर -5। 2 इंटू 50 मेरा बेटा क्या हो जाएगा, 100। सो 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 10 पावर -5 और पाई पीछे। नाउ सी दैट 1 डिवाइडेड बाय पाई, 100 की जगह 10 पावर 2 लिख सकते हैं, 10 पावर -5। ओके, उसके बाद यू कैन सी दैट 2 - 5 वुड बी -3, तो पाई एंड 10 पावर -3। नाउ सी दैट ये -3 ऊपर जाएगा तो प्लस का, सो HC मस्ट बी 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई पाई, तो इसको आप 1000 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई पाई।
1000 डिवाइडेड बाय पाई कितना होता है, इसको हम यहीं रहने देते हैं, हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर रहे। तो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस इतनी आ गई। हमें पता है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस और एक्स सी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, रिमेंबर ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब मुझे तो आई चाहिए, तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाय एक्स सी इज इक्वल टू आई आर एम एस। अब आई का फॉर्मूला आ गया आर एम एस का, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर का। वी की वैल्यू कितनी थी फ्रॉम द क्वेश्चन, 220 divided by xc, which was 1000 divided by pi. Now see that 220 multiplied by pi divided by 1000. Now see that 0 से 0 cancel, it must be 11, ठीक है, और ये हो जाएगा 50। तो इस तरह 11 over 50 मल्टीप्लाई बाय 22 over 7 कर सकते हैं, या 3.14 कर लें। तो अब अगर आप गौर करें तो व्हाट विल बी द आंसर, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 31.4, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 35 ले सकता हूँ, 35 over 50। अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट वुड बी 70 over 100, और 70 over 100 का मतलब 0.7, तो आर एम एस करंट 0.7 आ रहा है, विच इज क्लोजेस्ट टू दिस। तो देखें विदाउट द कैलकुलेटर हम इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आगे चलते हैं। विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू बोथ एसी एंड डीसी रेजिस्टर। एसी और डीसी रेजिस्टर में क्या प्रॉपर्टी कॉमन होती है, दोनों जो है ओम्स लॉ ओबे करते हैं। डीसी में हम ये लगाते हैं V इज इक्वल टू आई आर, और एसी में वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस एंड आर। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि डीसी का वोल्टेज इज काउंटर पार्ट ऑफ एसी आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, विच वन हैज फ्रीक्वेंसी बट जीरो एवरेज वैल्यू इन अ साइकिल। एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी तो होती है लेकिन एवरेज वैल्यू उसकी जीरो होती है पूरे साइकिल में। दैट इज द रीजन आरएमएस ले रहे हैं ना, आरएमएस इज एवरेज। इन एसी वेव फॉर्म हाउ मेनी टाइम्स दस द डायरेक्शन रिवर्स इन वन साइकिल, तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, जब ये यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है पहला, दूसरा यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। एट विच पॉइंट इन अ वेव फॉर्म इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी 0। तो इस पॉइंट पे 0 डिग्री पे, पाई डिग्री पे और 2 पाई पे। कैसे, यहाँ देखें, दिस इज 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई। तो इन तीनों पॉइंट्स पे आपकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी है, आइदर इट मस्ट बी वोल्टेज और करंट, वो 0 होगी। आगे चलते हैं, कह रहा है आई नॉट इतना है तो आर एम एस कितना होगा। ठीक है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। आई नॉट कितना है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ देखें कि 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब जाहिर सी बात है 2.5 तो नहीं हो सकता, 5 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 7.07 भी नहीं हो सकता। ठीक है, लॉजिकल सी बात है, ये होगा आंसर। तो विदाउट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 3 में कह रहा है पीक वैल्यू इतनी है तो आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताएं। वी नो द फॉर्मूला विच इज वी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, वी नॉट जो है 325 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इसको वी डो नॉट हैव कैलकुलेटर, अब इसको 1.4 सपोज करते हैं और सॉल्व करते हैं। 325 1.4 लिख देंगे। अच्छा, 1.4 का मतलब है 14 डिवाइडेड बाय 10। वी कैन वी डू दैट, यस वी कैन डू दैट। अच्छा, 14 डिवाइडेड डिवीजन है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाए तो इट विल बी 10 over 14। अच्छा, अगेन अप्रॉक्सीमेशन ही कर रहे हैं, तो 2 7s are 14, 2 1s are 2, 1 इसको देंगे, 2 6 are 12, और इट बिकम्स 5 2 2 2s are 4 एंड 162 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, अगेन 7 1s are 7, 7 2s are 14, 2 उसको बचेंगे, 22 हो जाएगा, 7 3s are 21 होते हैं, तो 21 हम सपोज करते हैं, तो 7 3s are 21 सॉरी, तो 23, और यहाँ पर 100 10 सॉरी, तो 23 इंटू 10 बस भी 230। तो अप्रॉक्सीमेशन से आप कर सकते हैं, तो आंसर मस्ट बी बी। आगे चलते हैं। इफ 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू 1000 हर्ट्ज सोर्स, 1 माइक्रोफराड का मतलब है 10 पावर माइनस 6, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी होगी, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई।
FC 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, F की जगह 1000 की जगह 10 पावर 3 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, तो 10 पावर 3 और जो कैपेसिटेंस है 10 पावर -6। अब अगेन यहाँ देखें 10 पावर 3 10 पावर -6, इट मस्ट बी 10 पावर -3, ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। तो 2 पाई 10 पावर -3, अब ये 10 पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई। अच्छा, अब 10 पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगेन सबसे पहले 1000 डिवाइडेड बाय पाई करते हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास क्या होता है, 1000 डिवाइडेड बाय 3 होता है 33.33 समथिंग लाइक दैट। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 320 होगा। क्यों होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 3 थोड़ी होती है, 3.14 होती है, तो मैं 320 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 तो इट मस्ट बी 160। 160 से करीब करीब नंबर, दिस इज द आंसर। सो विदाउट कैलकुलेटर हमने कर लिया। कह रहा है अगेन पीक वोल्टेज, ये है पीक टू पीक वोल्टेज कितना होगा। अगेन पीक टू पीक वोल्टेज की वैल्यू ऊपर मैंने पूरा ड्राइव किया है, 2V0 होती है, तो 2V0 इज 311, तो आंसर होगा 622 जब 2 को 311 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, द इफेक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय 220 RMS अक्रॉस 22 ओहम कितना होगा, देखें, दैट इज VRMS, ठीक है, डिवाइडेड बाय R। अच्छा 220 है, 220 का स्क्वायर, अगर मैं 220 की जगह 22 का स्क्वायर कर लेता हूँ, 22 इंटू 22, 2 जीरो आगे मैं जोड़ दूंगा, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, तो 484, तो 484 मल्टीप्लाई और 2 जीरो सिंपल और डिवाइडेड बाय 22, ठीक है। अच्छा 22 है तो ये इट विल बी 11, 2 का टेबल यूज़ करेंगे, तो 2 4 2, ठीक है। अच्छा अब 2 4 2 यू कैन यूज एंड 0 0 यू कैन यूज 2 स्टेबल, सॉरी नॉट 2 स्टेबल, 11 स्टेबल, 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22 और यहाँ पर अगेन 11 2 ज़ार 22 और 0 0, सो व्हाट डज इट मीन्स, बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। अ करंट गिविंग बाय दिस फाइंड फ्रीक्वेंसी। अब इंस्टेंटेनियस करंट का जो फॉर्मूला होता है विच इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को, इसको और जो हमने लिखा है कंपेयर करते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो आ रही है 100 पाई, और ओमेगा किसके बराबर होता है, रोटेशन में भी पढ़ा था 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई। नाउ सी दैट व्हाट वी कैन डू, पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, तो 2f इज इक्वल टू 100, सो f इज इक्वल टू 100 ओवर 2, 100 ओवर 2 इज 50, सो c मस्ट बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, कह रहा है वेव फॉर्म है जिसका टाइम पीरियड इतना है, फ्रीक्वेंसी बताइए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम, तो 1 टाइम की जगह 0.01, ओके, सो 0.01 को 1 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, 1 डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन आएगा तो 100 ओवर 1, सो आंसर मस्ट बी 100, सो फ्रीक्वेंसी होगी ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय 90 डिग्री, तो सर्किट किसका बना हुआ होगा, सिर्फ इंडक्टर का, ठीक है, ये हम ऊपर पढ़कर आ गए। एक डिवाइस है जो क्या करती है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रही है, तो जो डिवाइस डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है उसको कहते हैं इन्वर्टर, और इसका जो रिवर्स करती है, जो एसी को डीसी में करती है, उसको कहते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। और रेक्टिफायर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है, कौन सी, डायोड यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब कि तीनों चीजें परपेंडिकुलर होती है। अगर आप एक कोना अपनी दीवार का देखेंगे तो 3 लाइंस जा रही होंगी, तो तीनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो यही हाल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। तो लेट सपोज अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो या तो स्क्रीन से बाहर आ रही होगी, ठीक है, आपकी तरफ, या तो स्क्रीन के अंदर जा रही होगी, दैट विल बी द जेड एक्सिस। आगे चलते हैं, कह रहा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम किस फॉर्मूले से, या इससे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, तो सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। 53 की तरफ चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैट्रिक क्लास की प्रॉब्लम्स हैं।
कह रहा है इफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। अच्छा, तो 500 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अच्छा, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट जो है इट इज़ अ कांस्टेंट थिंग विच इज़ दिस, एंड फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो c ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ। ठीक, अच्छा, f इज इक्वल टू c की वैल्यू विच इज दिस। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो इट मस्ट बी 5 इंटू 10⁻⁷, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁷, 7 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3/5 इंटू 10⁸ एंड 10⁻⁷, तो इट मस्ट बी 15। ठीक है, अब 3/5 होता है 0.6। 0.6 को ऐसे ले सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻1, और 10⁻15 तो पहले से था, तो -1 एंड 15 it must be 14, so 6 into 10 to the power 14 hertz is the unit of frequency. A must be the correct answer. Hoping that you understand the logic. Which one has the shortest wavelength? देखें बेटा, let me write down the electromagnetic spectrum. रेडियो वेव, फिर हमारे पास होती है माइक्रो, फिर होती है इंफ्रा, फिर होती है विजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, दैट्स वाई, फिर होती है यूवी, फिर होती है एक्स, और फिर होती है लास्ट में गैमा रेस। सो ये आपके पास 7 वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। अच्छा, अब इसमें जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है रेडियो की, और सबसे कम किसकी होगी, गैमा की। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गैमा की होगी और सबसे कम होगी रेडियो की। तीसरा, एनर्जी सबसे कम रेडियो की होगी, सबसे ज़्यादा जो है वो गामा की होगी। ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो गैमा की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है फ्रॉम दीज फोर्स, तो डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। तो इसको, इस स्पेक्ट्रम को याद रखिएगा। द वेव यूज इन रेडार एंड ओवंस, कौन सी वेव जो है वो हम ओवंस के अंदर यूज करते हैं और रेडार के अंदर यूज करते हैं। ओवन का तो आपको पता है माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव मस्ट बी द करेक्ट आंसर। विजिबल लाइट इज प्रोड्यूस ड्यू टू, विजिबल लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, एटॉमिक ट्रांजिशन से प्रोड्यूस होती है। अब ये एटॉमिक ट्रांजिशन किस चीज़ का नाम है, जो विजिबल लाइट फोटॉन्स आर एमिटेड व्हेन आउटर एंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन बिटवीन क्वांटाइज एनर्जी लेवल विद इन द एटम्स। मतलब कि एक एटम है, एक एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, यू नो दैट, हमने पढ़ा है। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इट नीड्स टू गो बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट, तो इट विल लूज सम एनर्जी, तो वो एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट आपको दिखेगी। दिस प्रोसेस नोन इज द एटॉमिक ट्रांजिशन। ईएम वेव्स क्या चीज़ कैरी करती है भाई, दोनों करती है, एनर्जी एंड मोमेंटम। अब वेव मोमेंटम कैसे करती है, पार्टिकल वेव पार्टिकल डुअलिटी। ओके, मोमेंटम जो है ऑफ अ वेव इतना होता है h/p, और एनर्जी E इज इक्वल टू एच एफ। आगे चलते हैं। पोलराइजेशन ऑफ वेव इफेक्ट्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लीज रिमेंबर दिस। ईएम वेव्स फॉलो किस चीज को करता है, तो ईएम वेव फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दिस इज बेसिकली द इनवर्स स्क्वायर लॉ। आगे चलते हैं। इन वैक्यूम ईएम वेव हैज द सेम स्पीड, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, स्पीड तो कांस्टेंट ही होती है ना भाई। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड, एंड विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको 3 लाख, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड भी कहते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस, इफ एफ इज दिस, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, as we just discussed, angular frequency is 2 pi f, so 2 pi f is 100, so 2 into 100 is 200, so 200 pi, angular frequency का unit होता है रेडियन पर सेकेंड, so what does it means, B must be the correct answer। आगे चलते हैं, कह रहा है if a 20 ohm resistor is connected to a 10 ampere power consume is, अच्छा, पावर का फॉर्मूला, here consumption of power I RMS आर आई स्क्वायर आर, ठीक है, तो आई इज 10 स्क्वायर, आर इज 20, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 मस्ट बी 2000, 62 का जो आंसर होगा 2000, इट मस्ट बी डी। आगे चलते हैं। इफ 100 माइक्रो फराड कैपेसिटर
in a 60 Hz AC circuit has reactance. भाई 100 माइक्रोफारड कैपेसिटेंस है 100, माइक्रो का मतलब 10 पावर माइनस 6, 100 का मतलब होता है 10 स्क्वायर, 10 पावर माइनस 6, सो इट मस्ट बी 10 पावर माइनस 4 फ्राड। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2 पाई एफ सी। अच्छा, 1/2 पाई एफ की वैल्यू 60 एंड सी 10 पावर 4। अच्छा, अगेन नाउ यू कैन सी दैट कि 2 इंटू 60 आपका क्या हो जाएगा 120, सो पाई 120 एंड 10 पावर माइनस 4। 120 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू द पावर 2 और अगेन 10 पावर माइनस 4। देखें 10 पावर 2 10 पावर माइनस 4, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 2, सो 1/1.2 पाई 10 पावर माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 10 पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.2 पाई। 10 पावर 2 का मतलब होता है 100 डिवाइडेड बाय 1.2 पाई। अब आप लॉजिकली देखें 100 डिवाइडेड बाय 1.2 पाई, हमने ऊपर किया था कि 100 डिवाइडेड बाय पाई ना अप्रॉक्सीमेटली 32 आ रहा था, तो 1.2 पाई तो 32 से तो नीचे नंबर जाएगा। कितना नीचे जाएगा हमें जो नज़र आ रहा है लॉजिकली, विच इज़ दिस। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। इन AC द वैल्यू दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। हमें पता है ये बात। 65 कह रहा है करंट लैग्स वोल्टेज, वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट। ठीक है, तभी तो करंट लैग कर रहा है। तो ये कौन सी लॉजिक हुई, ये सर्किट डिजाइन कौन सा हुआ, इंडक्टर हुआ। इफ द पीक वोल्टेज इज दिस, तो RMS कितना होगा, तो V RMS इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, अब ये 282.8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, अब ये क्या आंसर हो सकता है 66 का। लॉजिकली सोचें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या है 1.414, 282.8 डिवाइडेड बाय 1.414। तो अगर आप थोड़ी सी मैथ्स आती है तो आपको पता है इसका आंसर होगा 200। अच्छा, सिंपल अगर आप मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे यू विल गेट द आंसर, डिवीजन सॉरी नॉट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे देखें कि यार एक पॉइंट यहाँ से ले गया तो ये हो जाएगा 2828 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 1 यहाँ, और ये हो जाएगा 1414 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यहाँ। अगेन दिस इज 1 दिस इज 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर पॉजिटिव 3। अगेन देखो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 विच इज 100, तो 2 इंटू 100 क्या होगा 200। सो इट्स लाइक दैट। आगे चलते हैं। फॉर AC सप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड इज 1/f, सो 1/f इज 1/50। 1/50 का मतलब 0.02 सेकेंड। ओके। अच्छा, अब ये कैसे कर सकते हैं, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। 1/5 इंटू 10 कर लो। ठीक है, अब 1/5 का मतलब क्या होता है 0.2 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो 10 पावर माइनस 1 का मतलब क्या है 0.02। इट्स लाइक दैट। आगे चलते हैं। वन AC पासिस थ्रू अ रेजिस्टर, अगर AC करंट जो है वो एक रेजिस्टर से पास हो रहा है, सो व्हाट डज इट मीन्स, एनर्जी क्या हो रही है, लॉस एज हीट सारी। आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ पावर फैक्टर, भाई पावर फैक्टर मैंने बताया था विच इज cos फाई, अब इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा ना, तो इट हैज़ नो यूनिट। आगे चलते हैं। व्हेन पाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, भाई पाई बाई 2 बराबर होता है 90 डिग्री के, हमने ये रोटेशन में पढ़ा है। तो साइन किसके होगा, तो साइन 90 वी नो दैट इज इक्वल टू व्हाट 1, सो बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच एलिमेंट स्टोर्स एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था, और मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्टर। विच कंपोनेंट अपोजिस चार्ज इन करंट, तो अपोजिस चेंज इन करंट, तो भाई इंडक्टर करता है। इंडक्टर में हमने ये बात पढ़ी है ना कि वो EMF खुद की प्रोड्यूस करता है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके करंट की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, तो वो दैट इज द लॉजिकल रीजन फॉर इट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसवर्स वेव, EM वेव्स तो 110% होती है, वाटर वेव्स भी होती है, तो व्हाट इज द रीजन, बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर, डी। इन एन EM wave डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू, अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, दोनों से परपेंडिकुलर होती है, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंड मैग्नेटिक फील्ड से। आगे चलते हैं। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय
A, which is 1 divided by square root of म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये मैग्नेटिज्म का एक कांस्टेंट है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट है विच इज़ द एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये पूरी जो इक्वेशन है ये ड्राइव हुई है बाय यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स की जो 4 इक्वेशन। ठीक है बेटा, और इसको जब आप दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपका ये वैल्यू बनती है 299792458 मीटर पर सेकेंड। और मज़े की बात बताऊं, पायरामिड्स के जो एंगल्स हैं वो भी यही है। अब नो बडी नोज कि ऐसा क्यों है। ओके, विच वेव इज़ यूज फॉर मेडिकल इमेजिंग, वी नो दैट इट इज़ द एक्सरे। आगे चलते हैं, विच वेव हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। ऊपर हम पढ़ कर आए हैं गामा रेज हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी, जो मैंने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है, यू कैन जस्ट मूव और आपको पता लग जाएगा। ईएम वेव जो है वो कहाँ ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड में यस, वैक्यूम यस, एयर यस, सो व्हाट डज इट मीन्स, ऑल ऑफ दीस। आगे चलते हैं, कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज प्रोपोर्शनल टू, तो ए एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, आई इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, सो बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, which part of EM spectrum is used in TV broadcasting? So TV broadcasting के लिए you know that you use radio waves। आगे चलते हैं, EM waves transport, EM wave किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करती है, ऊपर पढ़कर आए, both energy and momentum। आगे चलते हैं, EM स्पीड ऑफ EM वेव इन मीडियम डिक्रीज होती है, ये तो सबको पता है कि आपकी वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द मीडियम। अच्छा, अब ऐसा क्यों है, इसकी लॉजिक समझते हैं। स्पीड ऑफ लाइट का ये फॉर्मूला है वह म्यू नॉट और एप्सिलॉन। अच्छा, अब एप्सिलॉन जो है अगर मीडियम हो तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। सो लॉजिकल सी बात है, एक चीज़ आपने बढ़ा दी है तो नीचे वाला कॉम्पोनेंट बढ़ जाएगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो स्पीड ऑफ लाइट लॉजिकली कम होगी। सो दिस इज द मेन रीजन फॉर इट। Which quantity remains constant for all EM waves in vacuum? So it is the speed which remains constant, which is 3 into 10 power 8. For light, red has dash wavelength than violet। अच्छा, रेड की जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर होगी। अब हम विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, आप ये लफ्ज़ याद कर दें, विबग्योर, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, yellow, orange एंड R for रेड। अच्छा, अब इनकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी रेड की, सबसे कम होगी वायलेट की। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी वायलेट की और सबसे कम होगी रेड की। और इनकी जो स्पीड है वो तो सबकी सेम होगी ना, वो तो कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी वायलेट की सबसे ज़्यादा होगी और रेड की सबसे कम होगी, क्योंकि एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेड की वायलेट से लॉन्गर वेवलेंथ है अकॉर्डिंग टू द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम को और जो ईएम वेव का स्पेक्ट्रम है दोनों को लिख लीजिएगा, बहुत आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर्स कितनी होगी भाई, 300 नैनोमीटर्स 300 इंटू 10 पावर -9 मीटर्स हो जाएगा। अच्छा, तो 300 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पावर 2 एंड 10 पावर -9। अच्छा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 9 वुड बी -7। तो ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, इतनी होती है, ठीक। एंड अगेन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये तो हमें पता है, एफ लैम्डा इज इक्वल टू सी, सो एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 पावर 8, लैम्डा की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर -7। देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस जाएगा ऊपर, प्लस हो जाएगा तो 1 इंटू 10 पावर 8 एंड 10 पावर प्लस 7, तो इट वुड बी 10 पावर 15। सो व्हाट डज इट मीन्स, ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। एक लॉजिकली चीज़ देखेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है ईएम वेव्स में। प्लीज रिमेंबर दिस। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस का मेन सोर्स सन होता है, वी ऑल नो दिस, दिस इज अ फैक्ट। ओके, अगर हम रेडियो वेव से
गामा रेस की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? वेवलेंथ इंक्रीज होती है, अ बिग नो। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, बिग नो। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अगेन, क्योंकि अभी ऊपर पढ़कर आया ना, जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा है उसमें माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, याद कर लीजिएगा इसे। आगे चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ गामा रेज इन मेडिसिन? गामा रेज मेडिसिन में किस लिए यूज करते हैं? वी ऑल नो दैट ट्रीटिंग द कैंसर। ओके, विच वेव कैन नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई? इनमें से कौन सी? रेड कलर हम देख सकते हैं, वायलेट भी देख सकते हैं, येलो भी देख सकते हैं, यूवी रेज हम ह्यूमन आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, कलर विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल रेंज, तो वी नो दैट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वायलेट की होती है, ऊपर अभी पढ़कर आए हैं। इफ करंट इन अ रेजिस्टर इज दिस, द इंस्टेंटेनियस पावर इज। देखो, इंस्टेंट रेजिस्टर की बात हो रही है, पावर का जो फॉर्मूला है आर आई आर एम एस वी आर एम एस, ठीक है, और कॉस फाइव इन द रेजिस्टर बराबर होता है 1 के, और आर एम एस मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी का मतलब आई नॉट सॉरी वी नॉट साइन ओमेगा टी, और पावर फैक्टर तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन साइन मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो व्हाट इज इट मीन्स? बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एसी कैपेसिटर? एसी कैपेसिटर में कौन सी करंट लीड्स द वोल्टेज, ठीक है, तो ये तो हमने ऊपर बार बार पढ़ कर आए, तो सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ क्या होगा? तो हमें पता है फॉर्मूला ये होता है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगी। तो प्लीज रिमेंबर दिस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। क्यों रिलेशन है भाई? क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है। आगे चलते हैं। इन विच डिवाइस एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड? इंडक्टर, ठीक है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। आगे चलते हैं, और इन दोनों में तो एनर्जी स्टोर ही नहीं होती। आगे चलते हैं। आई नॉट इतना है, कैलकुलेट एवरेज पावर थ्रू रेजिस्टर ऑफ 5 ओम, तो पी एवरेज। अच्छा, अब ये देखो आई नॉट है, यहाँ फॉर्मूले में है आई आर एम एस, ठीक है, और आर, और हमें पता है आई आर एम एस की जो वैल्यू होती है विच इज़ आई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सिंपल मैं आई आर एम एस की जगह आई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर दूंगा, इसके ऊपर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर, ठीक है, तो इट मस्ट बी आई नॉट स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसके ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर। आई नॉट की वैल्यू थी 10, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर विच वॉज 5, 100 डिवाइडेड बाय 2 मस्ट बी 50 इंटू 5 विच मस्ट बी 250। अब देखो यहाँ पर अगर आप सिंपल 10 पुट कर देते ना, द आंसर मस्ट बी रॉन्ग, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और सवाल आपने बहुत गौर से देखने हैं। आगे चलते हैं। 95 विच डिवाइस इज स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर ये काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच कंपोनेंट कॉजेज जीरो पावर कंजप्शन इन एसी सर्किट? देखो भाई, हमें पता था कि पावर फैक्टर जो होता है इंडक्टर में और कैपेसिटर में दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं पावर का फॉर्मूला लिखूं वी आई कॉस फाई, तो इंडक्टर और कैपेसिटर में कॉस फाई जीरो, तो पावर कंजप्शन जीरो हो जाएगी, तो डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कैपेसिटर क्या करता है? अभी हम ऊपर लॉजिक सारी पढ़कर आए हैं। क्या करता है? ब्लॉक करता है। किसको? डीसी को करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डीसी की जीरो होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है। व्हाट इज द रेशियो दिस? सही है। अभी हमने पढ़ा कि वी आर एम एस बराबर होता है वी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये नीचे चला जाएगा, तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो व्हाट डज इट मीन्स? बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेज ओहम्स लॉ इन एसी सर्किट? तो ओहम्स लॉ एसी सर्किट रेजिस्टर, ये हमने अभी पढ़ा, अभी जस्ट पहले पढ़कर आए, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईएम वेव इंटेंसिटी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है मस्ट बी
वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे चलते हैं। विच वेव हैज़ द लीस्ट फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन बार बार आएंगे, तो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम एंड ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम आपने याद करना पड़ेगा। विच वेव, व्हाट हैपेंस टू ईएम वेव्स इन वैक्यूम, कुछ भी नहीं होता, ट्रैवल विदाउट लॉस। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सवेल्स की जो 4 फेमस इक्वेशन है वहां से बनी है। विच कलर हैज़ मोर एनर्जी पर फोटोन, सबसे ज़्यादा एनर्जी वायलेट की होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा तो एनर्जी भी सबसे ज़्यादा। ओके, विच वेव इज़ यूज इन नाइट विजन, ठीक है, तो हम नाइट विजन के लिए इंफ्रारेड यूज़ करते हैं। सो ऑल ऑफ द क्वेश्चन is completed, hoping that you understand everything. If you have any question you can write it down in the comment box. Inshallah, see you in the next video. Allah Hafiz.